हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पत्ती के बारे में यानी लीफ के बारे में। लीफ की संरचना कैसी होती है, उसके कौन से भाग होते हैं तथा उनके कार्य क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसका क्या कार्य होता है मुख्य, जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है। फिर उसमें क्या पाया जाता है, लीफ में पाई जाती है सीराएं तथा सिलिकाएं। तो इन सीरा तथा सिलिकाओं का क्या कार्य होता है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, नलिकाओं की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ये लीफ है, ये क्या है हमारा पर्णाधार भाग। पर्णाधार पे क्या होता है, पत्तियां लगी रहती है, पत्ती का आधार भाग होता है। ये डंठल रूपी संरचना क्या होती है, पर्णवृंत, और इस प्रकार से लीफ होती है। और ये भाग क्या कहलाता है, स्त्रिका। कटा फटा जो अक्षीण भागों में दिखाई देता है वो होता है स्त्रिका। ये होती है मिडरिप, ये होती है सीरा तथा सिरिकाएं होती है ये। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सीरा विन्यास किसे कहते हैं। सीरा विन्यास किसे कहते हैं, सीरा तथा सिलिकाओं के विन्यासित होने के क्रम को हम क्या कहते हैं, सीरा विन्यास। तो सीरा विन्यास कितने प्रकार से होते हैं, ये हमने ये भी पढ़ा था। तो इसमें क्या था, सीरा विन्यास कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। एक तो था जालिकावत सीरा विन्यास, जालिकावत, एक था सम्मुख सीरा विन्यास। जालिकावत में क्या था कि जो लीफ होती है, इसमें सीरा तथा सिलिकाएं होती है, वो एक जाली समान संरचना बना लेती है, जाल सा बना लेती है। इसमें जाल बना रही है ना, तो जाल सा बना लेती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जालिकावत सीरा विन्यास। इसके जाली का शब्द से हमें पता चल रहा है। और सम्मुख सीरा विन्यास, सम्मुख सीरा विन्यास कैसा होता है, जैसे कोई ये लीफ है, लीफ में इस प्रकार से एक दूसरे के सम्मुख होती है सीरा विन्यास, सीराएं इस प्रकार से विन्यासित रहती है, तो हम उसको बोलते हैं सम्मुख सीरा विन्यास। तो हमने पिछली क्लास में सीरा विन्यास के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि पत्ती के प्रकार कितने होते हैं। पत्ती दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सरल और एक होती है संयुक्त पत्तियां। सरल पत्तियों में क्या होता है, ये जो कटाफटा अक्षीण भाग जो होता है वो मध्य सिरा तक, मिड रिप तक नहीं पहुंच पाता है, तो हमने उसको बोला इस प्रकार की जो पत्तियां होती है वो सरल प्रकार की पत्तियां होती है। और दूसरी होती है संयुक्त प्रकार की पत्तियां। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जो सरल है उसका अपोजिट संयुक्त होगा। तो इसमें क्या होगा, जो कटाफटा भाग होता है वो मध्य शिरा तक पहुंच पाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख प्रकार की पत्तियां। तो सम्मुख प्रकार की पत्तियों के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे कि ये दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक हस्ताकार होती है, एक पिच्छाकार होती है। तो हमने पढ़ा था पिच्छाकार जो पत्तियां होती है उसको, वो क्या होती है, पिच्छाकार में क्या होता है, एक मिडरिप होती है यानी कि मध्य सिरा होती है, इसमें बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होती है इस प्रकार से। तो हमने इसको बोला था कि ये कौन सी है, ये कौन सी पिच्छाकार पत्तियां कहलाती है। पिच्छाकार का कौन सा उदाहरण था, नीम, जिसमें क्या होता है, मध्य सिरा पर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होती है, तो हम उसको बोलते हैं पिच्छाकार। और हस्ताकार किसे कहते हैं, जैसे इस प्रकार से मध्य सिरा है, इसके एक बिंदु पर कई सारी पत्तियां विन्यासित हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी पत्तियां अगर बनी हुई होती है तो हम उसको बोलते हैं हस्ताकार पत्तियां। इसका क्या उदाहरण था, सिल्क कॉटन। आज हम स्टार्ट करेंगे पत्तियों में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, और पत्तियों के और जो बाकी टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्ण विन्यास के बारे में। पत्ती में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, और एक पढ़ेंगे पुष्प क्रम के बारे में। फिर हमारा ये जो पत्तियां जो होती है वो खत्म हो गई है, उसके बाद हम पुष्प स्टार्ट कर लेंगे। तो क्या होता है, पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, पत्तियां जो जिस प्रकार से विन्यासित होती है उसके क्रम को, यानी लीफ, पर्ण यानी पत्ती, और विन्यासित होने का क्रम क्या होगा, पर्ण विन्यास होगा। तो पत्तियों के विन्यासित होने के क्रम को हम क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। और ये किस प्रकार से विन्यासित होती है, कितने प्रकार होते हैं इनके विन्यासित होने के, तो ये तीन प्रकार से विन्यासित होती है। एक तो होता है एकांतर, एक होता है सम्मुख, और एक होता है चक्रीय। तो एकांतर में क्या होता है, हमें ये पता है कि ये लीफ होती है, लीफ किससे लगती है, नोड तथा इंटरनोड से। तो ये नोड भाग होता है ना, नोड से क्या होता है, पत्तियां एक नोड से क्या एक ही पत्ती लगती है, तो इसको हम कहते हैं एकांतर।
जो एकांतर रूप से भी लग रही है और एक नोड से एक ही प्रकार की पत्ती लग रही है तो हम उसको बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। फिर होता है चक्रिक या सम्मुख पर्ण विन्यास। सम्मुख पर्ण विन्यास में क्या होता है, ये है मिडरिप, इसमें क्या हो रहा है, एक नोड से यानी कि एक गांठ से दो पत्तियां यानी कि जोड़े में पत्तियां लगती है, इस प्रकार से जो पत्तियां लगती है उसको हम कहते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। यानी कि ये सम्मुख लग रही है, एक ही जो नोड है उससे दो पत्तियां लग रही है तो हम इसको कहते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। और एक होता है चक्रिक पर्ण विन्यास, इसमें क्या होता है, एक नोड है उस पर बहुत सारी पत्तियां लग जाती है, इस प्रकार से। तो इसको हम कहते हैं चक्रिक पर्ण विन्यास। ठीक है, तो अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, पत्तियों यानी लीफ के विन्यासित होने के क्रम को, यानी कि ये जो किस प्रकार से पर्णवंश से लगी हुई है उसके क्रम को। पर्ण विन्यास कहते हैं। अब क्या होता है, पत्तियां जो होती है तीन प्रकार से विन्यासित होती है। उनके क्या नाम है, एक तो है एकांतर, दूसरा है हमारा सम्मुख और तीसरा है चक्री। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एकांतर पर्ण विन्यास क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां एकांतरित रूप से विन्यासित होती है। एकांतरित रूप से यानी कि अग्रभिसारी क्रम में एक के बाद एक के बाद एक, एकांतरित व अग्रभिसारी क्रम में विन्यासित होती है। इसमें क्या होता है, एक गांठ यानी कि एक जो नोड होता है, एक गांठ, इसको हम नोड भी बोलते हैं, एक ही पत्ती बनती है। इसके क्या उदाहरण है, सूरजमुखी में हम देखते हैं ऐसा होता है। सरसों में भी ऐसा ही होता है, सरसों का पादप देखना, उसमें एकांतरित क्रम में पत्तियां लगी रहती है। गुड़हल में भी इस प्रकार से ही होता है। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये नोड्स हो गए हमारे, एक नोड से एक पत्ती बन रही है, वो भी किस प्रकार से बन रही है, एकांतरित तथा अग्रभिसारी क्रम में ये बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं एकांतरित पर्ण विन्यास। अब पढ़ेंगे हम सम्मुख पर्ण विन्यास किसे कहते हैं।
इसमें होता है कि एक जो नोड होती है, एक जो गांठ होती है, उससे क्या होता है, एक जोड़ी पत्तियां लगती है। एक जोड़ी पत्तियां यानी कि आमने सामने पत्तियां लगती है, इसको हम बोलते हैं सम्मुख पत्तियां। तो इसमें नोड या गांठ से एक जोड़ी पत्तियां विकसित होती है, एक जोड़ी पत्तियां लगती है, इसको हम कहते हैं सम्मुख प्रकार का पर्णविन्यास। और ऐसा किसमें होता है, केराटोपिस, आंख में ऐसा होता है, यानी आंख में। अमरूद जो हम खाते हैं, अमरूद में देखना, अमरूद के ऊपर भी इसी प्रकार से विन्यासित होता है पत्तियों का क्रम। कैसे होता है, ये है, इससे एक नोड है, एक नोड से दो पत्तियां निकल रही है। पहले क्या हो रहा था, एक नोड से सिर्फ एक पत्ती निकल रही थी, अब क्या हो रहा है, एक नोड से दो पत्तियां निकल रही है, वो भी आमने सामने। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख प्रकार का पर्णविन्यास। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, चक्रिक प्रकार का पर्णविन्यास। इसमें एक नोड से एक नोड यानी गांठ से कई सारी पत्तियां विकसित हो जाती है। कई सारी पत्तियां लगती है, तो इसे चक्रिक प्रकार का पर्णविन्यास कहते हैं। मतलब इसमें किस प्रकार से पत्तियां लगती है, ये है हमारी मुख्य शाखा, ये है नोड, और इससे ये बहुत सारी पत्तियां लग गई। तो ये क्या है, चक्रिक प्रकार का पर्णविन्यास। अब हम पढ़ेंगे पत्ती में रूपांतरण किस किस प्रकार से होता है, यानी पत्तियां क्या है, रूपांतरित किस प्रकार से होती है। तो क्या होता है, पत्तियां जो होती है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करने के अतिरिक्त और भी कुछ कार्य करती है, तो इसलिए पत्तियों को क्या करना पड़ता है, रूपांतरित होना पड़ता है। तो ये क्या होता है, पत्तियों का रूपांतरण कहलाता है। तो ये किस प्रकार से पत्तियां रूपांतरित होती है, हमने पत्तियां जो होती है भोजन का संग्रहण करने के लिए, भोजन को बनाने के लिए पत्तियों का क्या कार्य होती है, भोजन को बनाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये क्या करती है, भोजन को बनाने के लिए किसी प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। जैसे पत्तियां है, सहारा प्रदान करने के लिए पत्तियां जो होती है रूपांतरित हो जाती है और प्रतान बना लेती है। मटर का जो पादप देखा होगा, उसमें है ना, सहारा प्रदान करने के लिए जो ऊपर जो शाखाएं निकली हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतान। तो मटर है, उसमें प्रतान बना लेती है। कुछ पत्तियां होती है जो शूल यानी कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसा किसमें होता है, ये ऐसा होता है कैक्टस में। कैक्टस में क्या होता है, शूल के रूप में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। फिर क्या होता है, कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो घड़े के रूप में बन जाती है, घड़े का आकार बना लेती है। तो ऐसा होता है वीनस फ्लाई टाइप में होता है, घटपर्णी पादपों में ऐसा होता है। और क्या होता है, एक अकेशिया नामक पादप होता है, उसमें होती है छोटी छोटी पत्तियां होती है। छोटी छोटी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण इतना ढंग से नहीं कर पाती है, तो उसमें क्या होता है, पुष्प मतलब पत्ती का जो व्रंत होता है, तो उसमें क्या होता है, पर्ण व्रंत होता है, वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। उसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पत्तियों के रूपांतरण कहते हैं। हम एक एक रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं अभी।
हमारा दूसरा टॉपिक है आज का पत्ती का रूपांतरण। तो मटर में सहारा प्राप्त करने के लिए पत्तियां जो होती है प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। ये समझ रहे हो क्यों रूपांतरित हो रही है? क्योंकि ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाती लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कर पाती जितनी इनको जरूरत होती है। तो ये क्या करती है? रूपांतरित हो जाती है। अब जैसे कैक्टस है, कैक्टस में पत्तियां सूल या कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों हो जाती है? जानवरों से बचने के लिए या अन्य पालतू जो भी जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो कैक्टस में पत्तियां शूल बड़े कांटों में अकेशिया नामक एक प्लांट होता है, इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है। तो क्या होता है? पर्णवृत्त फूलकर मोटा हो जाता है। तथा भोजन का निर्माण करता है। प्याज और लहसुन जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है? प्याज और लहसुन में क्या होता है? पत्तियां जो होती है मोटी हो जाती है, गुद्देदार हो जाती है तथा वो क्या करती है? भोजन को संचयित कर लेती है। तो प्याज तथा लहसुन में पत्तियां क्या होती है? मांसल हो जाती है, मोटी गुद्देदार हो जाती है। जो हम प्याज का पार्ट खाते हैं वो क्या होते हैं? वो पत्तियां होती है। तथा भोजन को संचयित करती है यानी कि इकट्ठा कर लेती है। कुछ पादपों में पत्तियां जो होती है घड़े का आकार ले लेती है। और ऐसा कौन से प्लांट्स में होता है? घटपर्णी, यानी नाम से हमें पता चल रहा है घड़े की जैसे पर्णी यानी पत्ती और घट यानी गड़ा। वीनस फ्लाई आदि। तो अब हमने पढ़ा पत्ती के रूपांतरण के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प क्रम, यानी कि हमारा
पत्तियों का जो टॉपिक है वो हमारा होता है पूरा। अब हम स्टार्ट करेंगे पुष्प के बारे में, ठीक है। तो हमने पत्तियों के बारे में क्या पढ़ा, नोड तथा इंटरनोड से पत्तियां लगती है और पत्तियों का क्या कार्य होता है, भोजन बनाने का कार्य होता है। पत्तियों में किस प्रकार से विन्यासित होती है, पत्तियों का क्रम कौन सा होता है, पत्तियों के भाग कौन से होते हैं, पत्तियों में किस प्रकार से रूपांतरण होते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पुष्प क्रम के बारे में कि पुष्प क्रम क्या होता है, तो ये पुष्प क्रम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा टॉपिक है पुष्प क्रम। पुष्प यानी फ्लावर। तो पुष्प क्रम क्या है, पुष्पों के विन्यासित होने का क्रम पुष्प क्रम कहलाता है। यानी कि पुष्प है, तने या शाखा है, कोई ये तना है या शाखा है, उस पर किस प्रकार से पुष्प विन्यासित हो रहे हैं, तो उसके क्रम को हम क्या कहते हैं, पुष्प क्रम। तो क्या होता है, नोड होता है, नोड से क्या होता है, पत्तियां निकल जाती है। और क्या होता है, कुछ समय बाद में पत्तियां नहीं निकल के वहां पे क्या होता है, नोड की जगह नोड पे क्या होता है, पुष्प बनने लग जाता है। तो इस प्रकार से पुष्प बनने लग जाते हैं। वैसे पुष्पों का विन्यासित होने का क्रम क्या कहलाता है, पुष्प क्रम कहलाता है। तो ये कितने प्रकार से विन्यासित होते हैं, 2 प्रकार से, एक होता है असीमाक्षी तथा दूसरा होता है ससीमाक्षी। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पुष्पों के विन्यासित होने का क्रम पुष्पों के विन्यासित होने का क्रम पुष्प क्रम कहलाता है। पुष्प क्रम कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार से विन्यासित होते हैं। एक होता है असीमाक्षी, दूसरा होता है ससीमाक्षी। असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम किसको कहते हैं। असीमाक्षी हमें याद करने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि अ है, अ मतलब असीमित वृद्धि। तो पुष्पों में असीमित वृद्धि जिस पुष्प क्रम में होती है, यानी कि किसी भी शाखा से पुष्प जो है असीमित वृद्धि तक लगते हैं, बहुत सारे इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें क्या होता है, जो ऊपर होता है, ये जो शीर्ष भाग होता है, इस पर पुष्प नहीं लगता है, तो इसकी वृद्धि क्या होती है, असीमित वृद्धि होती है। तो जिसमें असीमित वृद्धि होती है पुष्पों की, उसको हम क्या बोलते हैं, असीमाक्षी। और ससीमाक्षी में क्या होता है, इस जगह पे जो शीर्ष भाग होता है, इस पर भी पुष्प लग जाता है, इस पर भी क्या पुष्प लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसमें सीमित वृद्धि होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ससीमाक्षी। सीमित वृद्धि ससीमाक्षी कहलाती है, ठीक है। हम एक एक की डेफिनेशन लिखते हैं अभी। हमें कई शब्दों से पता चल जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पुष्प क्रम, पुष्पों के विन्यासित होने का क्रम, दूसरा है असीमाक्षी। इसमें क्या होता है, पुष्पों में असीमित वृद्धि होती है, पुष्प जो होते हैं अग्र अभिसारी क्रम में लगे हुए रहते हैं, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम, असीमाक्षी। और इस प्रकार का पुष्पक्रम कैसा होता है, ये कोई शाखा है मुख्य, ये एक पुष्प लग गया,
ये एक पुष्प लग गया, ये एक पुष्प लग गया। इसकी जो शीर्ष पे जो होता है ना, पुष्प का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसकी वृद्धि क्या होती है, असीमित वृद्धि होती है। दूसरा पढ़ते हैं हम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें होता है कि पुष्पों की वृद्धि जो होती है सीमित होती है। पुष्पों में वृद्धि सीमित होती है तथा इसमें किस प्रकार से पुष्प विन्यासित होते हैं, तलाभिसारी क्रम में विन्यासित होते हैं। तलाभिसारी क्रम अभी देखते हैं हम। पुष्प में वृद्धि सीमित होती है तथा तलाभिसारी क्रम में वृद्धि होती है। तो तलाभिसारी क्रम कैसा होता है, ये है शाखा, इसके मेन शीर्ष पर एक पुष्प लग गया, इसके मेन शीर्ष पर एक पुष्प लग गया। तो ये जो विन्यास होता है ये क्या होता है, तलाभिसारी क्रम कहलाता है। तो इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहलाती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पर्ण विन्यास, पत्ती में रूपांतरण तथा पुष्पक्रम के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्प होता क्या है, पुष्प में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, या कितने कितने इसके भाग होते हैं, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।